हेलो, नमस्कार। तो आइए हम लोग अपने करेंट अफेयर सीरीज को आज कंटिन्यू करते हैं। आज के न्यूज़पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज़ से और एज ए अवेयरनेस पर्पज़ से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं कि आज कौन कौन सा आर्टिकल हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग सबसे फर्स्ट आर्टिकल यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के बारे में जानेंगे कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन क्या है और अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट से ये क्यों डिमांड कर रही है, अभी देश में इसका क्या नीड है। फिर सेकेंड आर्टिकल जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देश में लॉकडाउन का 6 से 8 वीक तक एक्सटेंशन का नीड बताया गया है कि किस तरह देश में अभी जिस तरह से कोविड पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है उस कंडीशन में एक हेल्थ एजेंसी के हेड ने ये प्रिडिक्ट किया है कि 6 से 8 वीक का लॉकडाउन अभी और रह सकता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे अभी हाल ही में परसों यूपीपीसीएस का भी 13 जून से प्रीलिम्स होना था, उसे एक्सटेंड कर दिया गया है और यूपीएससी प्रीलिम्स भी एक्सटेंड होने की संभावना है। तो हम लोग इस स्थिति में अभी प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज हम लोग लाएंगे, तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इजराइल और पैलेस्टाइन क्लैश के बारे में, जो कि हम लोग लगातार 2-3 दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उसका कुछ अपडेट देख लेंगे। उसमें यूएन ने ये बोला है कि ये मे बी फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। और उसके बाद हम लोग एनआरसी रिवेरिफिकेशन, अभी जो असम के न्यू सीएम हेमंत बिस्वा बने हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में एनआरसी के रिवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं एडिटोरियल पेज में आज 2-3 बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे चीज़ों को एनालाइज किया गया है। सबसे पहले प्रिजनर्स को प्रोटेक्ट करने को लेके जो भी मैकेनिज्म है उसे डेवलप करने की बात कही गई है कि किस तरह अननेसेसरी जिन्हें छोटे मोटे पॉलिटिकल केस में अरेस्ट किया जाता है उसे अवॉइड किया जाए और उन्हें बेल और पेरोल पे बाहर अभी कर दिया जाए, क्योंकि कोविड में क्राउड सही नहीं। उसके बाद एक अभी स्टेट एक्शन या डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें कि किस तरह सेंटर एक फैसिलिटेटर का काम करे और सारे टैकल करने के लिए कोविड से स्टेट को पावर दे, और सेंटर इसमें एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे, ना कि डिक्टेटर का। तो इस तरह हम लोग इस आर्टिकल में देखेंगे कि क्या किस तरह है। और ये एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल लिखा गया है कृष्णा कुमार जी के द्वारा। ये एनसीईआरटी के फॉर्मर चेयरपर्सन भी रह चुके हैं, जो कि एनसीईआरटी का बुक्स आप लोग देखते हैं। और इसमें इन्होंने साइंस टीचिंग और रेशनलिटी की इंडिया में कितनी इम्पोर्टेंस है और किस तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम इन चीज़ों को अवॉइड करता रहा, तो उसके बारे में बहुत ही सुंदर आर्टिकल ये लिखा गया है। आपको एक बार इसे बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसमें इन्होंने अपने एक घटना का जिक्र करते हुए उसे एलेबोरेट करते हुए एजुकेशन सिस्टम और फिर पब्लिक हेल्थ सिस्टम को किस तरह अवॉइड करना हम लोग को बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ा है, उसके बारे में इन्होंने विस्तार से चर्चा किया है, जिसे कि हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे म्यांमार। यहाँ पर म्यांमार में अभी आपको पता है कू लगा हुआ है, मिलिट्री रूल अभी वहाँ है। उसके अभी वहाँ पे म्यांमार कू और एशियन कंट्री, एशियन आपको जैसा कि पता है 10 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, तो उसका क्या रोल है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पे एक एडुटेक जितनी भी अभी ऐप्स हैं, जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन की वजह से सारे बच्चों से लेके सबका क्लासेज ऑनलाइन चल रहा है, हम लोग भी ऑनलाइन ही एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो इसमें इसके लिए एक बच्चों के लिए तो एक अभी हम जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं या मिडिल स्कूल या सेकेंडरी के बच्चे हैं तो उन्हें उतनी कुछ समझ नहीं है, तो उसके लिए एक एथिकल पॉलिसी बनानी चाहिए कि जितने भी एडटेक कंपनी है कि वो प्राइवेसी को और भी जो मैटर है उससे नुकसान ना हो, उनका वायलेट ना हो, इसके लिए एक फ्रेमवर्क बना के एथिक्स पॉलिसी इन कंपनियों के आपके लिए लाया जाना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह डीआरडीओ, जैसा कि आप जानते हैं डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट और रिसर्च को प्रोवाइड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन इस क्राइसिस के टाइम में किस तरह ये देश के काम आ रहा है। और इन्होंने
गवर्नमेंट ने अभी ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट DRDO जो हाई एल्टीट्यूड पे सोल्जर्स रहते थे उनके लिए जो इक्विपमेंट बनाता था, अभी गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही है वो आम सिविलियंस को जिनको भी कोविड पेशेंट हैं या जिन्हें भी ऑक्सीजन की नीड है उन्हें सप्लाई किया जा सके। तो किस तरह ये ऑर्गेनाइजेशन अभी देश के लोगों को क्राइसिस में मदद कर रहा है वो हम देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम ये है कि जिसमें यूनिवर्सली बिना किसी बेसिस पे किसी को एक्सक्लूड किए ये सबको फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करवाया जाए। ये अपोजिशन के 12 पार्टीज ने ये सेंटर को एक लेटर लिखा है, तो जिसमें कि डिफरेंट रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी सारे इंक्लूडेड हैं। तो इस तरह इससे ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि इसमें गवर्नमेंट में जो पार्टी हैं वो और अपोजिशन में दोनों का रोल होता है, जिससे कि जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। तो इस तरह यूनिवर्सल वैक्सीनेशन में हम लोग देख लिया वो क्या होता है और क्या डिमांड किया गया। उसी तरह यहाँ सेकेंड है लॉकडाउन को के एक्सटेंशन को लेके। तो यहाँ ICMR के हेड बलराम भार्गव जी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया कि अभी इंडिया में टोटल मोर देन 700 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें मोर देन 530 डिस्ट्रिक्ट्स में 20% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम अभी लॉकडाउन को लिबरल या लॉकडाउन को कम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग ने लॉकडाउन एक्सटेंशन का न्यूज़ देख लिया, जो कि जनरल अवेयरनेस के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद इजराइल पैलेस्टाइन क्लाइस फुल स्केल वार पे हो सकता है। इसमें अभी लेटेस्ट डाटा है कि 53 पीपल्स गाजा मतलब पैलेस्टाइन के लोग अभी डाई हो चुके हैं और 6 इजरायली, और उसमें से एक इंडियन नेशनल्स का भी डेथ हो गया है, जिसके बारे में कल न्यूज आया था। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में देख लिया था कि इजराइल और पैलेस्टाइन का क्या लोकेशन है, उनके नेबर्स में कौन है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या उनके कॉन्फ्लिक्ट का हिस्ट्री है, जेरूसलम का इसमें क्या रोल है। तो वो सब हम लोगों ने देख लिया था। तो अब आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं NRC वेरिफिकेशन। जैसा कि लास्ट ईयर NRC बहुत ही एक बर्निंग इशू रहा था, तो वो फिर से नए CM के आने के बाद एक मैटर ऑफ डिस्कशन बन चुका है, क्योंकि इसके रीवेरिफिकेशन के बारे में वहाँ के न्यू CM बार बार इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके बारे में अभी जब लेटेस्ट अपडेट फाइनल आएगा तो देखेंगे। बॉल कमेंट्री उतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक आर्टिकल देखते हैं प्रिजनर्स से रिलेटेड। यहाँ पर प्रिजनर्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि किस तरह ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स हैड बीन पेरिनियल प्रॉब्लम इन द कंट्री, हाई ऑक्यूपेंसी लेवल कैन बी बैड न्यू एमिड्स इन पेंडेमिक। तो इस तरह यहाँ पे इन्होंने इसको लेके कंसर्न जताया और सारे स्टेट गवर्नमेंट को एक लिस्ट बनाने के लिए बोला है कि आप लोग एक लिस्ट बनाइए जिसमें कि जिन भी प्रिजनर्स को पैरोल या बेल पे बाहर किया जा सकता है तो उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे उन्हें वो फैसिलिटी दिया जाए। उसके बाद और प्रिजन में अभी जो भी टेस्टिंग रिलेटेड, जो भी हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड सारे फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड किया जाए, रेगुलर टेस्टिंग किया जाए। और जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 केस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट हैज रियली एम्फसाइज्ड द नीड टू एडर टू द नॉर्म। इसमें इन्होंने अंडर विच द पुलिस वेर आस्क्ड नॉट टू इफेक्ट अननेसेसरी अरेस्ट स्पेशली इन केस ऑफ दैट इन्वॉल्व जेल टर्म लेस देन 7 years। तो इसमें इस केस में अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दिया था कि जिस भी अननेसेसरी पुलिस को अरेस्ट से बचना चाहिए, स्पेशली उन केस में जिसमें लेस देन 7 year प्रिजनर्स का प्रोविजन है, क्योंकि लेस देन 7 years हीनियस क्राइम में नहीं दिया जा सकता है। तो उन्हें अभी इस कंडीशन में स्पेशली अरेस्ट करने से बचना चाहिए। तो इस तरह इन चीज़ों को फॉलो करके हम लोग इस टैकल से इस इशू को टैकल कर सकते हैं, प्रिजन ओवर क्राउडिंग को। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं स्टेट एक्शन। इंस्टीड ऑफ डिक्टेटिंग हाउ स्टेट्स डील विद द पेंडेमिक द सेंटर मस्ट बी अ फैसिलिटेटर। इसमें सेंटर के फैसिलिटेटर के रोल को ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है इंस्टीड ऑफ एज ए डिक्टेटर।
तो इसमें यहाँ पर पॉजिटिव रेट स्टेट्स में बढ़ रहा है, उसके बारे में कंसर्न बताया गया है। इसमें एक डाटा दिया गया है कि 26 स्टेट में मोर देन 15% पॉजिटिविटी रेट है, 9 स्टेट ओवर 25% पॉजिटिविटी रेट। तो इस तरह हम लोग एक डाटा यहाँ पे फैक्ट्स दिया हुआ है अभी के कंडीशन के बारे में, कि अभी भी यहाँ पर मोर देन 3,80,000 केसेज पर डे आ रहे हैं एंड डेथ 4,000 पर डे। अभी भी ऑक्सीजन और वगैरह का और भी जो क्रिटिकल इक्विपमेंट्स हैं उनकी क्राइसिस बहुत जगह देखा जा रहा है, और किस तरह ये रूरल इंडिया में भी लीथल साबित हो रहा है उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसे देख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे अभी बताया जा रहा है कि किस तरह मोर देन 18 स्टेट्स में ऑलमोस्ट लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसमें कि मेजर जो भी पब्लिक गैदरिंग या से रिलेटेड रिलीजियस गैदरिंग या कोई भी लीजर फंक्शंस हैं उसे बैन किया गया है। तो इस तरह इसमें और नेशनल लॉकडाउन अभी नहीं लगाया जाए, वो नेशनल लॉकडाउन लगाना अभी सही नहीं होगा, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो उसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या उसके बैकफायर करेगा। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे ये बताया गया कि द सेंटर मस्ट फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्विटेबल अक्रॉस स्टेट वैक्सीन, ऑक्सीजन टैंकर्स, टेस्टिंग किट्स, अदर क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट, ऑल्सो अकाउंटिंग फॉर पोटेंशियल थर्ड वेव। जैसा कि आपको न्यूज़ में अभी थर्ड वेव का भी आप लोग बात सुन रहे होंगे, तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन और स्टेप्स लेने की बात कही गई है। तो आइए हम लोग आप देखते हैं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल यहाँ अच्छे से लिखा गया है श्री कृष्ण कुमार जी के द्वारा, जो कि एनसीईआरटी के चेयरपर्सन रह चुके हैं फॉर्मर। तो इसमें इन्होंने साइंस के टीचिंग और रैशनैलिटी के बेसिस को लेके इम्फेसाइज किया। यहाँ पर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट्स के बारे में जिक्र करते हैं। ये एक ऑटो रिक्शा में जा रहे होते हैं जो कि बहुत ही फुल स्पीड में ऑटो रिक्शा वाले चला रहे होते हैं, जिससे कि ये पीछे बैठे होते हैं इन्हें थोड़ा अनईजी फील हुआ, तो ये स्लो चलाने के लिए बोलते हैं। तो रिक्शा वाला इन्हें क्या रिप्लाई देता है कि अगर एक्सीडेंट होना होगा तो वो फुल स्पीड स्लो में भी हो जाएगा, कि अगर दूसरा कोई रिक्शा वाला स्पीड में आके वो कोलाइड कर जाएगा तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्सीडेंट को इनएविटेबल बता रहा है कि वो अगर फेट पे है, अगर होना होगा तो होगा ही। तो किस तरह ये एक लॉजिक, मतलब एकेडमिक बैलेंस में इस टाइप के लॉजिक को फेटलिज्म कहा जाता है, मतलब उसमें डिपेंड रहना पड़ता है, उसमें क्या कह सकते हैं उसे भोग, या ये कह सकते हैं कि वो उसमें आप फेट पे उसमें रीजन या लॉजिक का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता। तो इस तरह दिस लेबल डज नॉट अलाउ न्यूसेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस ऑटो रिक्शा ड्राइवर। तो इसमें इस तरह वो और खुद समझने की जगह इन्हीं को समझाने का प्रयास कर रहा है। उसी तरह पहले गाँव में या सर्व मलेरिया टाइफाइड एट्सेट्रा में भी यही लॉजिक दिया जाता था कि मतलब इसे ये फेट पे ही डिपेंड करता है। बाद में फिर इसको लेके अवेयरनेस किया गया, तब जाके ये दूर हुआ। फिर लॉजिक ऑफ अवॉइडेंस, तो इसमें यहाँ पे इसमें इन्होंने चर्चा किया है कि किस तरह हम लोग स्कूल में साइंस टीचिंग के दौरान जिस तरह हर साल मच्छर की वजह से बारिश के टाइम के बाद, बारिश और विंटर सीजन के बीच में किस तरह मच्छर प्रोड्यूस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो साइंस टीचिंग में ये बच्चों को एक्सरसाइज करवाना चाहिए कि किस तरह हम लोग इस बीच में ठहरे हुए पानी या इन सब को वहाँ से हटा के या वहाँ पे किरोसिन वगैरह का स्प्रिंकल करके उससे इस बीमारी को, मच्छर को ज़्यादा से ज़्यादा पनपने से रोक सकते हैं। और इस तरह हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन्होंने कहा कि किस तरह टाइफाइड वगैरह एक कंटेमिनेटेड वाटर को ड्रिंक करने से होता है। तो किस तरह बस अभी एजुकेशन सिस्टम में क्या है, बस बता दिया जाता है कि उसमें बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, लेकिन हमें बहुत कम लोगों को माइक्रोस्कोप के थ्रू उसे विजुलाइज करने का मौका मिलता है, जिससे कि वो एक रोट लर्निंग टाइम में बस एग्जाम में लिखने का काम आता है, लेकिन रियल लाइफ में हम लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं बच्चे, जिससे कि आज भी ये एक
ट्रस्ट का या विश्वास का, बिलीफ सिस्टम का पार्ट नहीं बन पाया। तो इस तरह यहाँ पे इन्होंने पब्लिक सिस्टम को हेल्थ और एजुकेशन दोनों में इग्नोर करने का हैवी कॉस्ट कंट्री को चुकाना पड़ रहा है, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है। फिर इस तरह यहाँ पे इन्होंने और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं, तो उसको आप यहाँ आसानी से पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल तरीके से लिख गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ म्यांमार के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिस तरह अभी इलेक्शन जीतने के बाद आपको पता होगा कि वहाँ की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, आंग सान सू की जो पार्टी थी वो फुल मेजोरिटी से सरकार में वापस आ गई थी। तो मिलिट्री को इनसिक्योरिटी होने लगा कि ये अब जो लॉ वगैरह हैं वो अपने फेवर में वो यूज करेंगे। तो इसलिए उन्होंने पावर को अपने हाथ में ले लिया और उन्हें अरेस्ट कर लिया। तो इस तरह इसमें अभी एशियन कंट्री, जैसा कि आपको पता होगा, एशियन कंट्री एक 10 देशों का 10 ईस्ट एशिया के कंट्री का एक ग्रुप है, जिसमें कि जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर एक्सेट्रा ये सब कंट्री जाते हैं। तो इसमें यहाँ पे अभी उनका एक सेशन हुआ था इंडोनेशिया में, जकार्ता डिक्लेरेशन उसमें किया गया, जिसमें कि इनको लेके इनके इंटरनल में, वैसे तो वहाँ पर इंटरनल मैटर बताया गया, लेकिन कुछ कंट्रीज थे कि इसके फेवर में कि इन्हें इस चीज़ से बाहर निकाल के फिर से एक डेमोक्रेटिक सेटअप एस्टेब्लिश किया जाए। इसको लेके बहुत से वेस्टर्न कंट्री अभी इन पे हैवी फाइन वगैरह लगाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली इंडिया और फ्रांस जैसे देश, इंडिया, फ्रांस और जापान जैसे कंट्री इन्हें बीच बचाव करके फैसिलिटेट और इन्हें रीस्टोर करने की बात कर रहे हैं, तो मेडिएशन के थ्रू। तो इस तरह हम लोगों ने मिलिट्री कू और एशियन का क्या उसमें व्यू है उसे देखा। तो उसके बाद यहाँ पे आते हैं एडुटेक नीड्स एथिक्स पॉलिसी। यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरह एक जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लाया गया है बहुत से कंट्रीज़ में। एक फ्रेमवर्क बनाया है कि एडुटेक जितने भी ऐप हैं उनमें एक मिनिमम प्राइवेसी वगैरह के लिए एक सेफगार्ड दिया जाए, एक मिनिमल जो सेफगार्ड होना चाहिए इस तरह के ऐप को यूज करने के लिए, क्योंकि इसमें बच्चे बिना गार्जियन या पेरेंट्स के सुपरविजन के ऐप को यूज कर रहे होते हैं। तो इसमें उस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं बच्चों को देखने को मिले, इसको लेके एक एथिकल पॉलिसी बनाने को के इम्पोर्टेंस के बारे में बात की गई। यहाँ हम लोगों ने DRDO के बारे में कि किस तरह DRDO ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, उसके बारे में। जैसा कि DRDO क्या है, डिफेंस रिसर्च एक ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने को लेके, जिसके स्पेशलाइजेशन का आज क्राइसिस के टाइम में देश को फ़ायदा मिल रहा है। तो इस तरह हम लोगों ने आज एक बार समरी हम लोग देख लेते हैं। आज हम लोगों ने किन किन टॉपिक्स को कवर किया। ये पहला तो सबसे पहले यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, फिर सेकेंड क्या था इजराइल पैलेस्टाइन को का जो वार चल रहा है वो था, उसके बाद लॉकडाउन एक्सटेंशन को लेके, फिर NRC को जो रिवेरिफिकेशन की बात की गई उसको लेके, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि प्रिजनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह एक प्रोविज़न किया जाए और सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या गाइडलाइन है। और एक हम लोगों ने अरनेश कुमार वर्सेस बिहार का केस देखा, फिर उसमें स्टेट के एक्शन को किस तरह सही बताया जा रहा है और सेंटर को एज ए फैसिलिटेटर एक्ट करने के इम्पोर्टेंस को पॉइंट आउट किया गया। फिर हमने एक आर्टिकल देखा कि साइंस टीचिंग और रेशनलिटी का इंडिया में अभी एम्फेसाइज करने का क्या रोल है और उससे क्या फ़ायदे होंगे। तो और पब्लिक एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ में हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत को एम्फेसाइज किया गया। उसके बाद हमने म्यांमार को और एशियन देश के उसमें रोल को देखा। फिर एडुटेक जो ऐप्स हैं उसको लेके एक एथिकल पॉलिसी की नीड, और DRDO का ऑक्सीजन के सप्लाई को लेके एक जो व्यू है उसके बारे में बात की गई। तो हम लोगों ने आज के आर्टिकल्स को इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस किया। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।